हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि वेक्टर्स को हम स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, हमारे पास दो स्पेशल तरीके हैं वेक्टर एडिशन के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम लॉ और दूसरा ट्रायंगल लॉ। ठीक है, इन दोनों तरीकों से हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। और इन दोनों में मैंने बताया था कि हम लोग को जब भी वेक्टर को ऐड करना हो, तो वेक्टर को अगर हमें ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जिन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो उनको, जैसे ये हमने दो वेक्टर्स इमेजिन किए हैं, तो अगर इसको हमें ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनके हेड और टेल्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। जैसे अब देखो, जैसे इस ए वेक्टर को मैं यहाँ पे सपोज शिफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने जैसे बताया था कि किसी वेक्टर को हम लोग उसके पैरेलल डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड में बिना कोई चेंज किए उसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया। और वेक्टर बी को अगर हम लोग शिफ्ट कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो वेक्टर बी को अगर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा रिजल्टेंट इसका थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, जैसे ये हमारा रिजल्टेंट आएगा इनका, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इन दोनों का रिजल्टेंट ये हमारे पास आर वेक्टर आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें जैसे हमें क्या करना है, इनके हेड टेल्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल जो होगा इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर मतलब जैसे ये टेल है, ये हेड है, फिर अगले वाले का टेल है, फिर हेड है। तो अगर राइट ऑर्डर में देखें तो फिर रिजल्टेंट का यहाँ पे क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट का टेल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में रिजल्टेंट का टेल हमें नहीं लेना है, यहाँ पर हमें उसका क्या लेना है, हेड लेना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो होगा, जब भी हम लोग अगर ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे तो ट्राइंगल लॉ में हमें ये ध्यान रखना है कि जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। और वहीं पर जो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच में, वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा जो है उनके टेल्स के बीच में इनक्लोज होता है, यानी हमें उनके टेल्स के बीच में जो इनक्लोज्ड एंगल है वही हमें लेना है। अच्छा, इसके बाद अगर हमें इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पैरेललोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो कि ए वेक्टर को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। इसी तरह से हम बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेंगे एज एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बी वेक्टर, और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। ये पैरेललोग्राम हमने जब कंप्लीट किया तो इससे हमारे पास जो इसका डायगोनल होगा, ठीक है, यहां से जो अगर हम लोग डायगोनल बनाएंगे तो ये डायगोनल हमारा क्या करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर ये जो थीटा है ये इन दोनों के बीच का बनने वाला एंगल है। तो जैसे ये तो ग्राफिकल तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने का, फिर मैंने बताया था कि इसमें अब ये ग्राफिकल तरीके से बार बार ऐड करने की बजाय हम एक कॉमन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि इस पैरेललोग्राम के इन दोनों साइड्स और इस डायगोनल को रिलेट करता हो। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि आर जो है, आर का मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे थीटा ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल है। और चूंकि हमारा रिजल्टेंट जो है वो भी एक वेक्टर है, तो इसलिए उसके एंगल को हम लोग ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो बीटा जो है एंगल, वो अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यानी कभी भी अगर वेक्टर्स को हमें ऐड करना हो तो हम लोग इन दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ग्राफ से ड्रॉ करके हम उससे ये देख लेंगे कि उसमें किस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंटेड है, और फिर हम लोग यहाँ पर जो है इसका इस एंगल का यूज करके या इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे मैंने आज का टॉपिक जो लिया था तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री के लिए। तो अगर मान लो कि सपोज सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनके बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है,
ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो अगर एक वेक्टर हम लोग लेते हैं, सपोज एक वेक्टर ये हमारा है और दूसरा वेक्टर ये बी है, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो यहां पर अगर देखें तो दोनों के टेल्स के बीच में, जैसे अगर मान लो तुम ए वेक्टर को यहाँ पे सब हम क्या करते हैं, ए वेक्टर को शिफ्ट करके बी वेक्टर को शिफ्ट करके अगर हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इस यानी दोनों के टेल्स में एंगल 0 डिग्री का यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो यानी दोनों वेक्टर जब 0 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, यानी तुम कुछ ऐसे समझ सकते हो कि सपोज किसी बॉक्स पर एक फोर्स इधर से आ रहा है और दूसरा फोर्स भी जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो भी उसी डायरेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, तो उस केस में रिजल्टेंट को अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो आर बराबर हमारे पास हो जाता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि रूट से बाहर आके हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब दो वेक्टर्स 0 डिग्री पर एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सिंपल सम के बराबर होता है ना। जैसे अगर ये 5 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, तो 5 प्लस 3 8 न्यूटन आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि when थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो आर वेक्टर जो हमारे पास है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इसको स्पेशल केस को याद ही रख लेना है कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो हम लोग सीधा उन दोनों का सम कर लेंगे, और जो हमारे पास डायरेक्शन इसका होगा तो डायरेक्शन वही रहेगा जो कि जिस डायरेक्शन में ये दोनों वेक्टर्स एक्ट कर रहे थे, यानी डायरेक्ट रिजल्टेंट भी हमारा क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो बीटा निकलेगा वो भी कितना निकलेगा, 0 डिग्री निकलेगा। इसके बाद तो यानी हमें ये एक तो ये ध्यान रखना है कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो हमें रिजल्टेंट जो है वो सीधा नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं इस केस में, और ये दो वेक्टर्स जो रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे वो मैक्सिमम रिजल्टेंट यही होगा। यानी दो वेक्टर से प्रोड्यूस होने वाला जो मैक्सिमम रिजल्टेंट तभी होगा जब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हों। ठीक है, यानी दिस इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय दीस टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसके बाद अगला जो हमारे पास केस है इन विच हम लोग थीटा जो है वो कितना ले रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू सपोज हम लोग 180 डिग्री ले रहे हैं। 180 डिग्री का लेने का मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि सपोज ये एक वेक्टर हमारा है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर हमारा ये है बी वेक्टर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच का अगर एंगल हमें मेजर करना हो तो देखो इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों को जैसे यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं। पर ए वेक्टर अगर जैसे बी वेक्टर को अगर तुम सुपर इम्पोज करोगे इस पर, मतलब या बी वेक्टर को अगर हम लोग शिफ्ट करें यहाँ पर, बी वेक्टर को अगर शिफ्ट करेंगे तो देखो बी वेक्टर हमारे पास यहाँ पर बनेगा ए वेक्टर के साथ में, है ना। तो ए और बी के टेल्स के बीच में कितना एंगल बन गया यहाँ पे, तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया ये। तो जब ये 180 डिग्री होगा तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा, तो रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। फिर यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हमारे पास r बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस 2ab। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास हो गया r इक्वल्स टू मॉडुलस में a या a माइनस बी हमारे पास बाहर आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा उसका जो मॉडुलस होगा यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस केस में जो हमारे पास बीटा आएगा तो बीटा क्या होगा इस केस में, तो जो भी बड़े वाले का डायरेक्शन होगा, जैसे यहाँ पर मैंने जो है a वेक्टर लिया है ना बड़ा, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो होगा वो a वेक्टर के डायरेक्शन में आएगा। तो बीटा विल बी यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, तो बीटा विल बी जैसे ए वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट है वो 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ना, तो बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास में 0 डिग्री आ जाएगा।
अगर सपोज बी बड़ा होता तो हमारे पास बीटा कितना आ जाता, 180 डिग्री आ जाता। ठीक है, तो हम लोग चूंकि ए वेक्टर के साथ बता रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, इसमें हमें ये ध्यान रखना है और कि वैसे कि सिंपल उसमें हम लोग ध्यान रखें तो जब भी अगर दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है दोनों को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, वो हो जाता है और डायरेक्शन जो होता है वो बड़े वाले का रह जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री के लिए हो गया। इसके बाद हमारे पास जो अगला केस है वो है फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो, जैसे ये मान लो कि एक वेक्टर है और ये हमारा दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पर जो है वो कितने डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। तो अब अगर इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हम ये देख सकते हैं कि फॉर्मूले का यूज करके अगर देखें तो हमारे पास r बराबर हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। और जैसा आप जानते हैं कि cos 90 जीरो हो जाता है तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, इस केस में अगर हमें एंगल निकालना है तो एंगल के लिए हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि जैसे ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें तो पैरेललोग्राम अगर कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं, सपोज मान लो कि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर जब एक एंगल पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया और ये हमारे पास रिजल्टेंट है हमारा। अब अगर रिजल्टेंट का एंगल हमें निकालना है ए वेक्टर के साथ, हम लोग बता रहे हैं बीटा, दिस बीटा, तो ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा, तो दिस रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड बराबर, तो ये हमारे पास में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो tan बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन में ए। ठीक है, सो बीटा विल बी tan इनवर्स बी बाई ए। ठीक है, तो ए वेक्टर के साथ ये मैंने एंगल बताया है, ए वेक्टर के साथ हमारा रिजल्टेंट जो होगा वो इतना एंगल बनाएगा। तो हमें इस 90 डिग्री के लिए भी डायरेक्टली याद रखना है कि 90 डिग्री जब होता है दो वेक्टर्स के बीच एंगल तो उनका रिजल्टेंट जो होता है दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एक मैंने बता दिया 0 डिग्री के लिए तो हमारा रिजल्टेंट होता है ए प्लस बी, और एंगल जो होता है वो जिस डायरेक्शन में ए और बी लग रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में आता है रिजल्टेंट हमारा जो है। फिर उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि जब दो वेक्टर्स 180 डिग्री पे लग रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो बड़े वाला वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस कर लेते हैं और जो उसका डायरेक्शन होता है बड़े वाले वेक्टर का डायरेक्शन रह जाता है। और तीसरा, अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे लगते हैं तो उस केस में उनका रिजल्टेंट जो होगा दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट एंगल बनाएगा दैट विल बी tan इनवर्स b by a। इसके बाद ये हमारे पास एक अगला लास्ट केस, इस केस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री में थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर हम दो वेक्टर्स ऐसे ले रहे हैं कि इफ टू वेक्टर्स a vector and b vector are equal in magnitude। ठीक है, दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब वेक्टर सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड में दोनों वेक्टर सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा। ठीक है, और वो 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें कि ये हमारे पास वेक्टर a हो गया और इतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर है वेक्टर b। ठीक है, दोनों वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि दोनों वेक्टर इसलिए सेम नहीं क्योंकि वेक्टर जो होता है उसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है तभी जाके वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ये वेक्टर वो सेम नहीं है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो अगर ये दो वेक्टर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम है तो और ये 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा, तो अगर हम लोग फॉर्मूले से देखें तो r का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री। अब ये देखो, अगर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड बराबर है और उसको हम लोग मान लेते हैं सपोज c। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर की जगह पे लिख देते हैं c स्क्वायर प्लस
बी की जगह पे भी लिख देते हैं सी, तो सी स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी ए और बी दोनों की जगह सी लिख देंगे तो सी स्क्वायर, और cos 120 डिग्री माइनस 1/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 2c स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास माइनस का c स्क्वायर, यानी हमारे पास c आ गया ये। अब देखो a बराबर b बराबर दोनों ही c थे और r भी c आ गया, इसका मतलब इसमें r बराबर a बराबर b होता है, यानी जो रिजल्टेंट होता है वो मैग्नीट्यूड में सेम आता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्टेंट जो होगा वो ए और बी के वेक्टर के बराबर आएगा, मैं कह रहा हूँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है जितना कि ए और बी का होता है। मान लीजिए कि सपोज ए अगर 20 न्यूटन है, बी 30 न्यूटन है, और वो सॉरी ए 20 न्यूटन है, बी भी 20 न्यूटन है, और दोनों 120 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर इसको हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री की उससे देखें ग्राफिकली, तो सपोज हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम को अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट, तो हमारा जो डायगोनल आएगा दैट विल बी द रिजल्टेंट, ये देखो रिजल्टेंट, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब अगर ये रिजल्टेंट हमारा हो गया तो इसमें देखो कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, यानी एडजेसेंट साइड्स के बराबर है। तो यानी अगर हम लोग इसको देखें पी क्यू आर एस नाम दे दें, तो देखो इसमें पी क्यू और पी एस बराबर है। ठीक है, और अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, सो पी एस इक्वल्स टू क्यू आर, तो यानी हम ये कह सकते हैं पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, तो यानी पी क्यू और क्यू आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर पी क्यू और क्यू आर बराबर हो गए तो ये जो हमारे पास कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये बराबर हो जाएंगे। और ये देखो यहाँ पर एक चीज और कि ये एंगल जो था और प्लस ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ गया, और ये x और ये x दोनों ही बराबर हैं, यानी इन दोनों का सम 120, यानी दोनों ईच 60, ये भी 60 आ जाएंगे, यानी ये हमारा ट्राइंगल जो बन गया यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स क्या हो जाते हैं, बराबर। इसका मतलब इससे ये भी हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये तीनों साइड्स हैं, जिसमें एक साइड जो है वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइड वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक साइड जो है वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है इस केस में वो क्या हो जाता है, तो वो दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है। और वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा, वो 60 डिग्री हो गया इसका एंगल जो है। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखें तो बीटा इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री विद वेक्टर ए। ठीक है, तो आज यही हमारा वीडियो का टॉपिक था कि जिसमें हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था दो वेक्टर्स का इन स्पेशल केसेस के लिए, इनको हमें अलग से ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई थीटा आएगा तो हम लोग फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और थीटा मतलब बीटा जो आता है वो 0 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पर रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो तुम इसमें a माइनस बी कर लो, a माइनस बी। ठीक है, ऐसे रख लेते हैं इसको, मॉडुलस में रख लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे a क्या है, a वेक्टर जो है वो बड़ा है b वेक्टर से। अच्छा, और इस केस में हमारे पास में जो आएगा एंगल कितना हो जाएगा, तो देखो जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन जो होगा वो ए वेक्टर के अलॉन्ग होगा, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, यानी रिजल्टेंट और ए वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास बीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री ले लेंगे हम, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट दैट विल बी, तो बीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स b बाय a, और थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री अगर दो वेक्टर्स में एक्ट कर रहा हो और साथ के साथ हमें a बराबर में b दे रखा हो, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट जो होता है वो भी उनके मैग्नीट्यूड के बराबर ही आता है। और यहाँ पर जो बीटा हमारे पास होगा, यानी रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा a वेक्टर के साथ वो कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।